Hello everyone. Today I am going to start the lecture 13 on the topic of Lord Cornwallis Judicial Plan of 1790. इससे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जुडिशियल प्लान ऑफ 1787 और वो भी जुडिशियल प्लान इस्टेब्लिश किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लास्ट में यहाँ पर कॉर्नर पर मैं आपको आई बटन को क्लिक पर जा करके आप हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं और सीरीज वाइज हमने ये लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन हिज जुडिशियल प्लान ऑफ 1790। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अपना ये जुडिशियल प्लान लाया था 1790 में, इसने सबसे ज्यादा फोकस इस पर किया था जो क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, इस पर इसने सबसे ज्यादा फोकस किया था इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है, अर्लियर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस वाज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द मुस्लिम लॉ ऑफ क्राइम व्हिच वाज फुल ऑफ सेवरल सीरियस डिफेक्ट्स। जो ये जुडिशियल प्लान है 1790, इसके आने से पहले इसके आने से पहले जो क्रिमिनल जस्टिस है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था क्रिमिनल जस्टिस का, वो उसमें वो किसके अकॉर्डिंग चलता था? उसको वो चलता था मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। मुस्लिम लॉ होते हैं ना, ठीक है, मुस्लिमों के लिए। तो उसके अंदर कुछ ज्यादा ही डिफेक्ट्स आ रहे थे, कुछ ज्यादा सेवरल सीरियस डिफेक्ट्स थे उसमें। इस वजह से इन्होंने सोचा कि इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स किए जाए, कुछ जुडिशियल प्लान लाया जाए। ठीक है, इस वजह से जुडिशियल प्लान ऑफ 1719 को लाया गया था। ओके, the judges of the criminal cases were paid less because of which they were working dishonestly, which resulted in the efficiency of criminal judicial system। ठीक है, जो जजेस से क्रिमिनल केसेस के जो हैंडल करते थे जजेस, वो जो उनको सैलरी दी जाती थी वो मतलब कि काफी कम थी। ठीक है, इस वजह से वो डिसऑनेस्टली वर्किंग करते थे, अपनी मतलब कि ईमानदारी से अपना काम नहीं करते थे। और इसी वजह से इसमें कुछ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफी ज्यादा एफिशिएंसी थी। ठीक है, इसे रिजल्ट आया था निकल कर। इस वजह से जुडिशियल प्लान लेकर आया गया था 1790 में बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितनी भी अभी अभी तक हमने अपनी वीडियो बनाई है, इन सभी में जो यहाँ पर हर वर्ड्स के नीचे ये लाइन आ रही है ना, इसको आप इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मैं हर बार इसको हटाना भूल जाता हूँ। ठीक है, इसको आप इसके ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान मत देना, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ये बस वर्डिंग के ऊपर यहाँ पर नीचे लाइन आ जाती है। ठीक है, तो इनको आप इग्नोर कर देना, इन सभी लाइनों को जो आप वर्ड्स के नीचे देखते हैं। ओके, तो चलिए हम कहाँ पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ एविडेंस अंडर मुस्लिम क्रिमिनल लॉ वॉज ऑलमोस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री एंड इरेशनल। जो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ था उसके अंदर जो लॉ ऑफ एविडेंस था वो काफी ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री था और इरेशनल था। ठीक है, इस वजह से वो मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री मतलब कि वहां उसमें अच्छे से वर्क नहीं हो रहा था लॉ ऑफ एविडेंस अंडर मुस्लिम क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ जुडिशियल प्लान लाने की जरूरत थी जिससे कि अच्छे सेटिस्फैक्ट्री और रैशनली वर्क कर सके। ठीक है, he introduced reforms in the Muslim criminal law and organization of criminal courts। इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था कि मुस्लिम क्रिमिनल लॉ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इस रिफॉर्म को लाया था जुडिशियल प्लान को। तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं इसके प्रोविजंस को। इनके प्रोविजंस को हम देखेंगे, इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। प्रोविजंस, फर्स्ट पॉइंट बता रहा है हमारा, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन मुस्लिम लॉ ऑफ क्राइम्स। मतलब कि जो मुस्लिम लॉ था और जो उसके अंदर इंट्रोड्यूस लाया गया था, उसके अंदर चेंजेस लाई गई थी, ये पहला प्रोविजन यही बताता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द मुस्लिम क्रिमिनल लॉ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ था उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की, कुछ चेंजेस किए, कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर दी जुडिशियल प्लान ऑफ 1790। ठीक है, विच हैड अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन क्रिमिनल जस्टिस, जिससे कि इसमें काफी ज्यादा इफेक्ट आए थे और ये काफी अच्छे से वर्क करने लगी थी क्रिमिनल जस्टिस इसके आने के बाद, इंट्रोड्यूस जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 के। ठीक है,
In case of murder, the intention of the accused rather than the manner or instrument used committing an offense was to be taken of by judge, ठीक है। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो मर्डर किए जाते थे इंटेंशनली, उसके अंदर जो अभियुक्त होता था ना, उसको इंस्ट्रूमेंट बेसिस पर जो उनके एविडेंस होते थे इंस्ट्रूमेंट बेसिस पर, उनके ऊपर सजा नहीं दी जाती थी, उनको दी जाती थी उनके माइंड के ऊपर। मतलब कि उसने उसने मतलब कि उसकी कैपेसिटी कितनी थी, मेंटल कैपेसिटी, ठीक है। उसने अपनी मेंटल कैपेसिटी, उसके ज्यादा इंटेंशन थी, उनके उसके इंटेंशन को देखी जाती थी, उसके इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखा जाता था, उसने किस हथियार से उसको मारा है, ठीक है। इसके अंदर इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, उसके ऊपर किया जाता था कि दिस शोन देन मेंस रिया वाज द गाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग पनिशमेंट्स, ठीक है। मेंस रिया जो अभी मैंने अभी बताया, उसकी मेंटल कैपेसिटी को देखकर उसे सजा दी जाती थी, ठीक है। और इसके एक और पॉइंट है, द लॉ ऑफ एविडेंस वाज फर्दर मॉडिफाइड इन 1792। 1792 में लॉ ऑफ एविडेंस था जो, इसके अंदर कुछ मॉडिफाइड किए गए थे, ठीक है। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। द डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस लाइक रिलीजन एंड सेक्स वर abolished एंड नाउ ऑल द विटनेसेस वर टू बी ट्रीटेड इक्वली, वेदर मेल और फीमेल, हिंदूज और मुस्लिम्स। इसके अंदर 1792 में इसलिए चेंजेस किए गए थे क्योंकि जो प्रोविजंस थे इसमें लाइक रिलीजन एंड सेक्स, उसके अंदर जो एबोलिश किए गए थे, उनके जो उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, और विटनेसेस को भी ट्रीट नहीं किया जाता था मेल और फीमेल के बेस पर, और हिंदू और मुस्लिम्स के बेस पर उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है। इस वजह से ये कुछ चेंजेस किए गए थे 1792 में लॉ ऑफ एविडेंस के अंडर, ओके। तो अब हम आते हैं सेकंड प्रोविजन पर। सेकंड प्रोविजन हमारा काफी लॉन्ग में है, ठीक है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, मतलब कि जो क्रिमिनल कोर्ट थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था, और उसके अंदर 3 कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी, उसको हम देखेंगे आगे अच्छे से डीपली जाकर के। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इसमें जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाई गई थी, ठीक है। द एग्जिस्टिंग मुफस्सिल फौजदारी अदालत वर एबोलिश्ड एंड 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश्ड। जो मुफस्सिल फौजदारी अदालत थी, उस ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मुफस्सिल फौजदारी अदालत कौन से केसेस हैंडल करती थी? ये हैंडल करती थी क्रिमिनल केसेस, ठीक है। एक और थी हमारी कोर्ट, कौन सी थी? मुफस्सिल दीवानी अदालत, वो हैंडल करती थी कौन से केसेस? सिविल केसेस। ये करती है क्रिमिनल केसेस। तो इसको अबोलिश कर दिया गया था इस जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 के अंडर, ठीक है। और इसकी जगह पर 3 कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी। वो 3 कोर्ट थी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सर्किट, सदर निजामत अदालत। अब हम इन 3 को डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कोर्ट, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज टू एक्ट एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो कलेक्टर था, कलेक्टर को जैसे जैसे कि अभी हमने देखा है, जो ऊपर भी हमने, एक मिनट रुकिए, जैसा कि जैसा कि हमने अभी बैकग्राउंड में देखा था, क्या क्रिमिनल कोड्स, उसको उसके अंदर चेंजेस किए गए थे, ठीक है। तो उसको चेंजेस की जगह पर उसमें कुछ कोर्ट्स भी स्टैब्लिश की गई थी और एबोलिश कर दिया गया था किसको? मुफस्सिल फौजदारी अदालत को एबोलिश करके 3 कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी। और इसके अंदर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आता है हमारा फर्स्ट, कलेक्टर ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज टू एक्ट एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, ठीक है। और वो कौन होता था? कलेक्टर होता था, ठीक है। ही कुड ट्राई दोज पेटी केसेस इन विच द इम्प्रिजनमेंट वाज नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। जो इसके पास पावर कौन सी थी केसेस हैंडल करने की? इसके पास थी पावर पेटी केसेस, जो छोटे से छोटे केसेस होते थे, ठीक है, उनको हैंडल करती थी। और जो इसकी जो इम्प्रिजनमेंट दे सकता था वो मतलब कि कितनी दे सकता था? ये सिर्फ 15 दिन तक ये पनिशमेंट दे सकता था इम्प्रिजनमेंट के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं दे सकता था, इससे एक्सीड नहीं कर सकता था, ठीक है। He was also empowered to conduct initial inquiry in case of murder, theft and other offenses. और इसके पास पावर थी कि वह इनिशियल इंक्वायरी कंडक्ट कर सके, ठीक है। बिगिनिंग में जो इंक्वायरी होती है उनको कंडक्ट कर सकती थी इन द केस ऑफ मर्डर, थेफ्ट एंड अदर ऑफेंसेस में, ओके। दिस कोर्ट हैड jurisdiction over Indians and Europeans other than the British subjects। देखिए,
यह कोर्ट इसके पास जुरिस्डिक्शन थी कि वह इंडियन और यूरोपियंस के अगेंस्ट मतलब कि कोई भी कि जो ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है ये केस दे सकती थी, ठीक है, अदर देन दी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। लेकिन ये ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके केसेस को न उनके पास जुरिस्डिक्शन थी कि वह उनके केसेस को हैंडल कर सके, ठीक है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अब हम आते हैं कोर्ट ऑफ सर्किट। कोर्ट ऑफ सर्किट में देखते हैं हम अच्छे से डीपली। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द एंटायर टेरिटरी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजंस, कलकत्ता, पटना, डक्का एंड मुर्शिदाबाद। जो हमारी कोर्ट ऑफ सर्किट थी ये काफी जो डिवीजन डिवाइड किए गए थे, किनमें से जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा जो हमारी प्रोविंसेस थी इनके अंदर इनको मतलब कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन से पार्ट में? कलकत्ता, पटना, डक्का एंड मुर्शिदाबाद, इन 4 डिवीजन में इनको डिवाइड कर दिया गया था। और हर एक डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सर्किट कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। The court of circuit was established in each division. It consisted of 2 English judges. और हर एक कोर्ट ऑफ सर्किट में 2 जजेस इंग्लिश जजेस होते थे, ठीक है। कोई भी हिंदू मतलब कि जो इंडियंस होते थे वो कोई भी जज नहीं होते थे, इसमें सिर्फ 2 इंग्लिश जजेस होते थे। दे वर असिस्टेड बाय मुस्लिम लॉ ऑफिसर, काजी एंड मुफ्तीज। दे वर अपॉइंटेड टू एक्सपाउंड द लॉज। और जो इनकी हेल्प करते थे, जो 2 इंग्लिश जजेस थे, इनकी हेल्प कौन करते थे? जो मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स होते थे, जो कि काजी एंड मुफ्तीज होते थे, ठीक है। ये 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे जो इनकी हेल्प करते थे। दे वर अपॉइंटेड टू एक्सपाउंड द लॉज, जो लॉज के बारे में बताते थे, जो ये एक्सपर्ट थे मुस्लिम लॉ में। ओके, ये नेटिव्स लॉ के बारे में बताते खासकर। द ऑफेंसेस ऑफ सीरियस नेचर वर टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सर्किट। और ये जो कोर्ट ऑफ सर्किट है ये सीरियस नेचर के ऑफेंस को भी ट्रायल मतलब कि अपने पास ही कर सकती थी, ठीक है, बाय द कोर्ट ऑफ सर्किट। बट द कैपिटल केसेस, it is a case for murder in which a jury is asked to decide whether defendant should be put to death if found guilty। देखिए, कैपिटल केस वो होते हैं जो कि जैसे कोई मर्डर कर देता है तो मर्डर करने पर उसको इम्प्रिजनमेंट होती है, या फिर डेथ भी हो सकती थी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी, ठीक है। तो कैपिटल ऑफेंसेस ये होते हैं। दोज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वर टू बी सेट बाय कोर्ट ऑफ सर्किट टू सदर निजामत अदालत फॉर फाइनल डिसीजन। देखिए, जो कैपिटल ऑफेंसेस होते थे और जो उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी, तो वह इसको भेज देती थी किसके पास? डिसाइड करने के लिए, उनको सजा देने के लिए और फाइनल डिसीजन देने के लिए ये वो भेज देती थी सदर निजामत अदालत के पास। वही इसको डिसाइड कर सकती थी फिर, ठीक है। इसको कोई पावर नहीं थी कि कोर्ट ऑफ सर्किट कोई कैपिटल ऑफ पनिशमेंट दे सके, और किसको दे सके? डिफेंडेंट को। ओके, तो ये हमारा हो गया कोर्ट ऑफ सर्किट। तो अब हम आते हैं सदर निजामत अदालत। जैसे कि अभी हमने देखा है ऊपर, ये सदर निजामत अदालत है, इसके पास कैपिटल केसेस को ये हैंडल करती थी। जो कैपिटल ऑफेंस पनिशमेंट दी जाती थी वो भी इसी के द्वारा दी जाती थी। सदर निजामत अदालत। The Nawab was divested of all the powers of criminal jurisdiction। देखिए, सदर निजामत आने से पहले जब इसको स्टैब्लिश किया गया था, इससे पहले यहाँ पर जो नवाब थे उनके पास पावर थी, लेकिन सदर निजामत अदालत के स्टैब्लिश होते ही जो नवाब थे उनकी पावर को छीन लिया गया था। और इसके जो जो जिनके पास क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की पावर थी नवाब के पास, इनसे इनकी पावर छीन ली गई थी, ठीक है। द सीट ऑफ सदर निजामत अदालत वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। सदर निजामत अदालत जो मुर्शिदाबाद में थी अब वो कलकत्ता में चली गई थी, ठीक है। इनको ट्रांसफर कर दिया गया था कलकत्ता में। इट वॉज टू कंसिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ काउंसिल। इसमें कौन कौन से मेंबर होते थे सदर निजामत अदालत में? गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ काउंसिल, जो उसकी काउंसिल होती थी सभी, ठीक है, इसमें मेंबर्स होते थे। सदर निजामत अदालत वॉज टू सिट एटलीस्ट वंस इन अ वीक। जो सदर निजामत अदालत थी वह हफ्ते में सिर्फ एक ही बार बैठती थी, ठीक है। मतलब कम से कम उसको एक बार हफ्ते में बैठना होता था। ओके, अब हम आते हैं इसके अप्रेजल में, मतलब कि इसमें क्या जजमेंट रही होगी, मतलब कि जो इनके इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या रहे हैं, ठीक है।
इसको हम देखेंगे। द जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देखिए, जो जुडिशियल प्लान 1790 हम कर रहे हैं, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कि चेंजेस करने के लिए किसके अंदर, क्रिमिनल एंड जस्टिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस किए थे क्रिमिनल जस्टिस के एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय इंग्लिश सर्वेंट ऑफ कंपनी। जैसे कि अभी हमने अभी तीनों कोर्ट देखी है, ठीक है, डीपली में हमने उनको डिस्कस किया, लेकिन उसमें कहीं पर भी हिंदी, मतलब कि जो इंडियंस होते थे, इंडियंस सर्वेंट्स उसमें नहीं होते थे, वो सिर्फ हैंडल किए जाते थे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग। जो कोर्ट्स होती थी, जो अभी हमने डिस्कस किया है तीनों कोर्ट, ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग ही हैंडल किए जाते थे। दिस लैड टू रिमार्केबल डिक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस, जिससे कि क्योंकि इंग्लिश सर्वेंट्स काफी ज्यादा मतलब कि वर्क करते थे और वो अच्छे से डिसीजन दे सकते थे, और जिससे कि हमारे जो क्राइम्स थे उनमें काफी ज्यादा कमी हो गई थी। ठीक है, मतलब कम हो गए थे। ओके, तो ये हमारे अप्रेजल थे, जो इसमें बताया गया है कि इसमें क्या हुआ, मतलब कि जो क्या हुआ था जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 में। ठीक है, अप्रेजल में ये बताया गया है। और अब हम आते हैं इसके डिफेक्ट्स में, इसके क्या डिमेरिट्स रहे हैं, इसमें क्या डिफेक्ट्स है, क्या कमियां थी। कोर्ट ऑफ सर्किट वॉज ओवरबर्डन विद केसेस। जो अभी हमने अभी कोर्ट ऑफ सर्किट देखा था, एक बार और दिखा देता हूँ कोर्ट ऑफ सर्किट। देखिए, कोर्ट ऑफ सर्किट में जो इसके पास काफी ज्यादा पावर थी, और इस यह मतलब कि जो काफी पैटी ऑफेंस होते थे वो भी यह डिस्कस कर सकती थी, और ये ट्रायल भी चला सकती थी, और ये कैपिटल केसेस को हैंडल कर सकती थी, लेकिन ये मतलब कि इसको इनको पनिशमेंट नहीं कर सकती थी, पनिश नहीं कर सकती थी। तो उसके पास ये पावर थी कि ट्रायल कर सकती है। ठीक है, तो इसके पास ज्यादा पावर हो गई कोर्ट ऑफ सर्किट के पास, तो इस वजह से इसके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आ गया। ठीक है, बर्डन हो गया ना, ओवर बर्डन, इस वजह से इसके अंदर भी काफी डिफिकल्टीज हो गई थी। जजेस ऑफ ऑल द अबव डिस्कस्ड कोर्ट्स वर ऑल इंग्लिशमैन। दिस लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स दिस प्लान, जिससे कि हमने अभी यहाँ पर क्या देखा है अप्रेजल में, यहाँ पर बताया था कि जो इंग्लिश सर्वेंट्स थे उनको ये अपॉइंट किया जाता था। जो कंपनी के इंग्लिश सर्वेंट्स होते थे, जो कोर्ट्स में जजेस होते थे, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था, इंग्लिश सर्वेंट्स को, इंडियंस को नहीं अपॉइंट किया जाता था। तो इस वजह से जो जजेस थे, जिस मतलब कि कोर्ट में अपॉइंट किए जाते थे, इस वजह से इंग्लिश जजों को मतलब कि जजेस को ही अपॉइंट किया जाता था। इस वजह से जो इंडियंस थे उनके मतलब कि जो उनका ट्रस्ट था उनके ऊपर से उठ गया था, क्योंकि वह अच्छे से डिसीजन नहीं उनके अकॉर्डिंग आते थे। इस वजह से यह प्लान डिफेक्ट में, मतलब कि इसका यह डिफेक्ट था। ठीक है, उसके अंदर मतलब इनके कहने का मतलब है कि उसमें इंडियंस भी अपॉइंट किए जाने चाहिए थे, ना कि इंग्लिश मैन ही अपॉइंट किए जाए। ठीक है, तो यह हमारे डिफेक्ट्स हो गए।